नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनाई दे रहा होगा। सुनाई दे रहा है? क्या आपको सुनाई दे रहा है? आप सबको नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी पेचीदा विषय भी है जिस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जो हमारा समाज है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है कि उसका बहुमत जिन बातों को हम कहने जा रहे हैं उनसे वो बहुमत सहमत नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो जनवादी महिला समिति की सदस्याएं हैं और बहुत सारे हमारे मित्र जो हमारे आंदोलनों में हमारे साथ देते हैं, उनका भी हो सकता है कि बहुत बड़ा हिस्सा आज जो हम लोग कहने जा रहे हैं उससे सहमत नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये जो बातें आज हम कहने जा रहे हैं ये किसी की पसंद और नापसंद को प्रभावित करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। किससे शादी किसको करनी चाहिए इसके बारे में हम लोगों का तो यही मत है कि जो शादी करने जा रहे हैं उनको ही ये फैसला करना चाहिए कि वो जिसको चुना गया है उससे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर तो माँ बाप या परिवार के लोग फैसला करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिनकी शादी हो रही है उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपना मत प्रकट करने के लिए या अपने मत के अनुसार शादी करने के लिए। अब बहुत से लोग इससे सहमत भी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है अंतर जाति विवाह की या बात है अंतर धार्मिक विवाह की, इनको लेकर के हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर असहमति है और लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि इस तरह का विवाह लोग करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम ये कहते हैं या हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ये कहती है कि ये हमारा बुनियादी अधिकार है कि हम इस बात का चुनाव करें कि हमें किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ अपना जीवन बिताना है, किसको अपना जीवन साथी बनाना है। जब हम कहते हैं कि ये हमारा बुनियादी अधिकार है तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये कह रहे हैं कि सबको ऐसा करना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि ये अधिकार है चुनाव करने का, फैसला करने का, तो इसके साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि चुनाव करने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और उसमें ये भी बात है कि अगर लोग अपने माँ बाप की राय के साथ अपनी राय को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बात हमको समझनी चाहिए कि अगर कोई हमारा देश का नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है वो अपने बारे में कोई भी फैसला करना चाहता है या करना चाहती है तो इसकी पूरी छूट हमारा संविधान उसको देता है। मतलब पढ़ने लिखने के बारे में वो निर्णय कर सकती है, कर सकता है, किसके साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है वो भी अधिकार उसको संविधान देता है, किसके साथ शादी करनी है ये भी अधिकार संविधान देता है और इसके साथ साथ किस धर्म को मानना है या
जैसे हम लोग, बहुत से लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी धर्म को न मानना, इसकी भी छूट, इसकी भी आज़ादी हमारा संविधान हमको देता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ तक महिलाओं का सवाल है ख़ास तौर से, वैसे तो देश के हर नागरिक को अपने बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने में बहुत दिलचस्पी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये बुनियादी अधिकार तमाम लोगों को, ख़ास तौर से महिलाओं को और उन लोगों को जिनको दलित जात का समझा जाता है या पिछड़ी जात का समझा जाता है, बहुत संघर्षों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद उनको ये अधिकार संविधान ने दिए। और इसलिए इन अधिकारों के प्रति हमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। ये आसानी से हमको नहीं मिले थे। इनको बनाए रखने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें सचेत रहना चाहिए और हमें संघर्षों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे देश में शायद 2000 साल के बाद एक ऐसा कानून बना जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसका आधार समानता था, जिसका आधार समान अधिकार की मान्यता थी, जिसका आधार तमाम धर्मों को मतलब आज़ादी के साथ अपनाना और अब आज़ादी के साथ उनका पालन करना, जिसको धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में कहते हैं, हमारे संविधान में कहते हैं, ये अधिकार हमें मिला जिस पर हमारा संविधान आधारित है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी बात है, आर्थिक समानता, जिसको संविधान में समाजवाद के रूप में देखा गया है, इसको भी अपने एक मूल आधार या अपनी रूह का एक हिस्सा मान करके संविधान के अंदर दर्ज किया गया। तो ये जो हमारे संविधान के प्रमुख स्तंभ हैं, धर्मनिरपेक्षता, समानता और आर्थिक समानता या समाजवाद, इनको बचाए रखना हमारे भविष्य के लिए और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में हमको अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में सोचना है और उनके बारे में समझना है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जहाँ तक शादी करने का अधिकार है, अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे समाजों में या दूसरे देशों में भी इसको मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि लड़कियां अपने मन से शादी करें। ये बात सही है कि ये पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नापसंद इस बात को अगर कहीं किया जाता है तो वो है हमारे महाद्वीप में, यानी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने मन से शादी करने को एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, पुरुषों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, पुरुषों पर कोई बंधन नहीं है। वो किसी से शादी करें, जब मन में आए उनकी शादी करें, जिसको चाहे छोड़ दें। हालांकि कुछ कानून बने हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सब जानते हैं कि पुरुषों के बारे में शादी के सवाल को लेकर के नियम और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है और महिलाओं के बारे में बिल्कुल अलग है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। मैंने आपको बताया कि दूसरे देशों में भी पहले ऐसा था, और ख़ास तौर से जो सामंती लोग थे, जिनके पास बहुत बड़ी जायदाद थी, बहुत बड़ी ज़मीनें थीं, उनके बीच में पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड के अंदर भी लड़कियों की शादियों पर बहुत सारी पाबंदियां थीं, क्योंकि लड़की ज़मीन की और खेत की और जायदाद की मालिक होती थी, और अगर वो जिसको कहना चाहिए अपने परिवार के हाथ से निकल करके शादी करती थी, तो उसके साथ उसकी जायदाद और उसकी ज़मीन भी चली जाती थी। तो इसलिए बहुत बंधनों में
उस ज़माने में लड़कियों को रखा जाता था। शादी के मामले सब माता पिता ही तय करते थे, लेकिन जिनके पास संपत्ति नहीं थी वैसी औरतों की शादियों पर इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं थे। इसके अलावा जो आज भी कुछ इस्लामिक देश हैं वहाँ पर लड़की के ऊपर इस तरह का बंधन है कि दूसरे धर्म के लड़के के साथ वो आसानी से शादी नहीं कर सकती है। कहीं कहीं तो अगर वो ईसाई या यहूदी लड़के से शादी करती है, मुस्लिम लड़की, तो उसको मान्यता दी जाती है, लेकिन कई जगहों पर वो भी नहीं दी जाती है। तो हमारा देश तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश तो किसी धर्म पर आधारित नहीं है। तो आखिर हमारे यहाँ इस तरह की पाबंदियाँ लड़कियों के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं? क्यों उनकी शादी को लेकर के लोग इतना परेशान रहते हैं कि जो लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं उनको लांघ करके लड़कियां या महिलाएं शादी न करें? इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है जो मैं कम शब्दों में संक्षिप्त में रखने की कोशिश करूंगी। देखिए, बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि नाज़ी जर्मनी में भी जो फांसीवादी सरकार थी उसने भी यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत को और ज़्यादा गहरा करने के लिए और अपनी जो गैर यहूदी ईसाई जर्मन जनता थी उनके बीच में एक बड़ी एकता कायम करने के लिए उन्होंने भी गैर यहूदी लड़की और यहूदी लड़के के बीच में शादी पर बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। ये करीब 1936 में हुआ। और अगर आप वहाँ की भाषा को देखें तो बहुत मिलती जुलती भाषा है। वहाँ भी जो नाज़ी पार्टी के समर्थक थे उन्होंने ये बात कही कि ये जो यहूदी लड़के हैं ये अपने बाल को अच्छी तरह से बना करके, सेट करके, अच्छे कपड़े पहन करके और अपने आप को बहुत आकर्षक बना करके गैर यहूदी लड़कियों को जा कर के फंसाते हैं, उनको वर्गलाते हैं और उनको फंसा करके उनको अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। और इसी तरह की भाषा आप जानते हैं हमारे देश में संघ परिवार के लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि मुस्लिम लड़के भी अपने आप को बहुत मतलब अच्छे कपड़े पहना करके, मोटरसाइकिलों पर बैठ करके और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको वर्गलाते हैं और उनको मतलब अपहरण करते हैं और उनके साथ शादी करते हैं और उसके बाद उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। कई कई शादियां वो लड़के करते हैं वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह की जो घृणा है वो हमारे यहाँ भी इस शादी के मामले को लेकर के पैदा करने की कोशिश की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि अंतर जाति विवाह को भी लेकर के हमारे देश में इस तरह की भाषा बोली जाती है। आप जानते हैं कि पूरे देश में, जिसको हम लोग इज्जत के नाम पर हत्या कहते हैं, कि जब एक थोड़ी सी ऊंची जात की लड़की एक अपने से छोटी जात के लड़के के साथ शादी करती है या मतलब भागती है या रिश्ता कायम करती है, तो अक्सर उसके माँ बाप, उसका समाज, उसका परिवार उस लड़के, उसके परिवार को मतलब उनके ऊपर हिंसा होती है, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है और अक्सर लड़की को भी मार डाला जाता है। और ये जो कुछ जातीय संगठन हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में एक संगठन है PMK, वो एक पिछड़ी जाति के लोगों का संगठन है, वो भी उसी तरह की भाषा में पर्चे बांटते हैं कि ये जो दलित लड़के हैं ये अच्छे जूते पहन करके, ये टाइट जीन्स पहन करके, ये काला चश्मा लगा करके, अपना बाल सेट करके वो एक ऊंची जात की लड़की को फंसाने का काम करते हैं। तो ये जो बातें हैं ये घृणा पैदा करने के लिए और एक तरह से जिसको हम कहते हैं पहचान की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत मतलब प्रभावशाली तरीका भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके आधार पर चुनाव भी जीते जा रहे हैं और बहुत सारी राजनीतिक गोलबंदी भी बहुत सफलतापूर्वक इसके आधार पर हो रही है। दक्षिण भारत में ये जो PMK पार्टी है उसने अपना वोट काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है इस तरह के प्रचार के माध्यम से। और हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जो 2012 में दंगे हुए थे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी बड़े पैमाने पर ये जो अंतर सामुदायिक विवाह की बात है, जो ज़्यादातर झूठे प्रचार पर आधारित है, उसका इस्तेमाल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक झूठा प्रचार किया गया कि एक जाट परिवार और एक मुस्लिम परिवार, उनके लड़कों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ और 3 लोग मारे गए। जाट लड़कियों को मुसलमानों द्वारा छेड़खानी थी। तो बाद में पता चला कि जिस परिवार के से संघर्ष हुआ था, जाट परिवार, उसमें तो कोई लड़की थी ही नहीं जो स्कूल या कॉलेज जा रही थी, लेकिन तब तक तो पूरा प्रचार हो चुका था, पूरा अभियान चल चुका था और उसका नतीजा ज़बरदस्त दंगा हुआ। उस दंगे में 50-60 हज़ार लोग घरों से बेघर हो गए। 12 मुस्लिम लड़कियों के साथ कम से कम सामूहिक बलात्कार हुआ और 55 लोग मारे गए, उनकी हत्या हुई। और उसके बाद हमने देखा कि उस प्रचार को करने वाला जो राजनीतिक दल था, भारतीय जनता पार्टी, उसको ज़बरदस्त फ़ायदा मिला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर और उसके साथ हरियाणा और राजस्थान के जाट बेल्ट में भी उन्होंने बहुत सारी सीटों को हासिल करने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर ये जो एक राजनीतिक गोलबंदी आज पहचान के आधार पर, जिसको हम पहचान की राजनीति कहते हैं, हो रही है और सफलतापूर्वक इसका मतलब प्रयोग हो रहा है। इसके लिए ये अंतर जाति विवाह और अंतर सामुदायिक यानी अंतर धार्मिक विवाह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नफरत पैदा करने के लिए और अलग अलग गोलों की गोलबंदी करने के लिए और अपने वोटों में इजाफा करने के लिए, बढ़ोतरी लाने के लिए। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो गोलबंदी हो रही है पहचान के आधार पर, जिसमें लड़कियों का सवाल उठा करके कि उनको फंसाया जा रहा है या उनको मतलब उनसे झूठ बोल करके या फंसा करके शादियां की जा रही हैं, तो क्या इससे लड़कियों का फ़ायदा हो रहा है, महिलाओं का फ़ायदा हो रहा है? तो ये मानना पड़ेगा कि इस तरह की राजनीति से तो महिलाओं का स्तर और भी कम हो रहा है। आपने देखा, जो मैंने आपको उदाहरण दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों का, कि उसमें 12 मुस्लिम लड़कियों के साथ कम से कम सामूहिक बलात्कार हुआ। अब वो कहीं भी इस मामले में मतलब दोषी नहीं थी, वो तो पूरा एक प्रचारात्मक अभियान था और उसका नतीजा क्या हुआ कि इस तरह से लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। यही नहीं, बहुत सारे जो बहुसंख्यक परिवार हैं उनके बीच में ये जो डर पैदा किया गया कि जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनको दूसरे धर्मों के लोग फंसा रहे हैं, तो उनका स्कूल और कॉलेज जाना बंद हो गया, उनकी पढ़ाई बंद हो गई और उनको मतलब बहुत जल्दी उनकी शादियां कर दी गई। अक्सर उनकी शादी जब उनकी उम्र भी 18 से कम थी, कर दी गई। और ये क्यों? क्योंकि ये डर का एक माहौल, एक बेबुनियादी अफवाह के आधार पर उनका पूरा जीवन बदल दिया गया। तो ये तो तमाम वो परिणाम हैं जो इस तरह की नफ़रत जिसको फैलाया जाता है अंतर जाति और अंतर धार्मिक विवाह के नाम और अफवाह को फैला करके, उसका जो नतीजा है निश्चित रूप से आम तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही नाशकारी होता है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके जीवन के लिए और उनकी तमाम आज़ादियों के लिए। ये तो हम लोग रोज़ देख रहे हैं, ये तो हमारी समझ में आ रहा है। हरियाणा में भी इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं और दक्षिणी भारत के भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि किस तरह से इन बातों का फ़ायदा उठा करके एक तरफ तो जो लड़कियां हैं, बहुसंख्यक समाज की लड़कियां, उनके ऊपर किस तरह से तमाम बंधन डाले जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि उनकी कोई सुरक्षा हो रही है,
क्योंकि उनकी तो सुरक्षा केवल जो दूसरी जात के, नीची जात के लड़के हैं उन्हीं से होने की बात हो रही है, या दूसरे धर्म के लड़कों से उनको सुरक्षित रखने की बात हो रही है, लेकिन उनके अपने समुदाय के लड़कों से क्या उनको सुरक्षित रखा जा रहा है? आपने देखा कि पिछले साल हरियाणा में कई कई जो मिडिल स्कूल थे, उनकी लड़कियों ने धरना दिया, उनकी लड़कियों ने आमरण अनशन किया और उन्होंने कहा कि हमारे ही गांव में हाई स्कूल होना ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल स्कूल के बाद हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई को बंद कर देते हैं, हमारा पढ़ना फिर सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि हमको खेतों से होकर के दूसरी जगह जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और लड़के हमको छेड़ते हैं, हमको तंग करते हैं और हमको मतलब घबराहट होती है। तो जब उनसे पूछा गया कि लड़के कौन हैं, क्या ये दूसरी जात के हैं या क्या ये दूसरे धर्म के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमारे ही सहजाति हैं, वो हमारे ही गांव के हैं, अक्सर ये हमारे पड़ोस के गांव के हैं, वही हमको छेड़ते हैं, वही हमको तंग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बात कही जाती है कि इस तरह का प्रचार लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए या महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, उनके अंदर मतलब एक शक दूसरे समुदायों के प्रति पैदा किया जाता है, ये उन्हीं की भलाई के लिए है। तो हम लोग अगर वास्तविक सच्चाई को देखें, वास्तविक अनुभवों को देखें कि क्या हो रहा है, तो हमारी समझ में आएगा कि ये बिल्कुल ही लड़कियों या महिलाओं के हित की बातें नहीं हैं, उनके हक की बातें नहीं हैं, उनकी सुरक्षा कहीं से भी नहीं बढ़ी है, बल्कि आज हमारे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, ख़ास तौर पर लड़कियाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा हिंसा की शिकार हैं। तो पहली बात तो मेरी ये है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ आपके सवाल भी होंगे, वो सवाल आप हमारे सामने रखिएगा। लेकिन अब मैं आती हूँ एक दूसरी बात की तरफ, और वो ये है कि आखिर हमारे समाज में इस तरह की बातें, इस तरह के अभियान और अब इस तरह के कानून और अध्यादेश को इतनी जल्दी समाज का बड़ा हिस्सा मान्यता क्यों दे देता है, स्वीकार क्यों कर लेता है? हमारे समाज की क्या विशेषता है कि हम इसको स्वीकार कर लेते हैं? हमारी बच्चियों में, महिलाओं में गुस्सा भी नहीं पैदा होता है कि जब ये लोग कह रहे हैं कि ये लड़के मुस्लिम या छोटी जात के या दलित ये अच्छे कपड़े पहन करके, अपना बाल बना करके, काला चश्मा लगा करके, जीन्स पहन करके, मोटरसाइकिल लेकर के तुमको वर्गलाते हैं, तुमको जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, तुमको अपने प्रति आकर्षित करते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? ये यही तो कह रहे हैं ना कि औरतें बिल्कुल बिना दिमाग की होती हैं, ये सोच नहीं सकती हैं, इनकी अकल नहीं है, ये अपने बारे में कोई फैसला करने लायक ही नहीं है। यही तो ये मतलब स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? और इसके पीछे मैं आपसे कहूँगी, हाँ, नाज़ी जर्मनी का हमने उदाहरण देखा है, जो पिछड़ी जात के लोग कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन हमको अपने समाज की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है उसको समझना होगा, और उसका क्या असर है हमारे और आपके अधिकारों पर, ख़ास तौर से महिलाओं के अधिकारों पर, चुनाव करने के अधिकारों पर और अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार पर। इसको हमें बहुत, आज की विशेषता क्या है? हमारे समाज की विशेषता है वर्ण व्यवस्था। हमारी समाज की बहुत बड़ी विशेषता है जात पात, छुआछूत, जातवाद और जाति भेदभाव, और इसको समाज के अंदर जिंदा रखने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2000 साल पहले एक शास्त्र तैयार किया गया था
जिसको मनुस्मृति कहते हैं। और ये शास्त्र क्यों तैयार किया गया था ये भी जानना ज़रूरी है। मैं बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाती हूँ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो शास्त्र है वो मतलब जो ईस्वी की पहली दशक है उसमें ये लिखा गया। दशक नहीं, जो पहली शताब्दी है ईस्वी और जो आखिरी शताब्दी है बिफोर क्राइस्ट, शास्त्र तैयार किया गया जिसको मनुस्मृति हम कहते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि उस समय बहुत बड़ी चुनौती का सामना ब्राह्मणवाद को करना पड़ रहा था, और वो चुनौतियां थी जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की, जो काफ़ी हद तक वर्ण आश्रम धर्म को कमज़ोर करने के लिए प्रचार कर रहे थे, और बहुत उनका प्रचार प्रभावशाली था, और उनके प्रचार के चलते बहुत सारे अधिकार भी मिले जो पहले उनको नहीं मिले थे। जैसे कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने टाइम पर महिलाओं को भी संघों में आने की इजाज़त दी और उनके संघ बने, और वहाँ पर वो एक तरह की आज़ादी को महसूस करती थी। तो ये एक मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। बहरहाल वो ऐसा दौर था जब ब्राह्मणवाद के मुख्य सिद्धांतों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, और ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए मनुस्मृति को तैयार किया गया। और उसको उस समय, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणवादी सोच को मजबूती के साथ पूरे समाज में फैलाने के लिए मनुस्मृति का बहुत इस्तेमाल किया गया, और आज भी वो शास्त्रों में सबसे आवश्यक शास्त्र माना जाता है, उसको ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब एक चुनौती होती है तो उस चुनौती का एक जवाब भी मिलता है। तो इसी तरह से मेरा ये मानना है, और बहुत से लोग आजकल ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश में संविधान बना तो उस संविधान में बहुत सी बातों पर तो ज़्यादा बहस नहीं हुई, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सबसे ज़्यादा बहस हुई। अब क्यों? ऐसा तो लगता है कि महिलाओं को तो अधिकार मिलने ही चाहिए, महिलाओं को समानता मिलनी ही चाहिए। तो अगर दुनिया भर में माना जा रहा है कि महिला भी एक समान स्तर की नागरिक है, तो उसके अधिकारों को लेकर के इतनी बहस क्यों हुई? लेकिन अगर आप संविधान सभा के बहस को देखें तो घंटों, हफ्तों, महीनों महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बहस चली। और इस बहस में उस समय तो बीजेपी नहीं थी, लेकिन जो हिंदू महासभा के लोग, एक आध तो संविधान सभा के अंदर थे उन्होंने, और जो बाहर थे उन्होंने, और जो एक ब्राह्मणवाद को सही मानने वाले तमाम लोग थे जो कांग्रेस में भी थे, उन्होंने बहुत तीखे तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों का बहुत ज़बरदस्त और मतलब कई स्तरों पर विरोध किया जब उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने का निर्णय लिया। और इस बात पर सबसे ज़्यादा विरोध हुआ कि एक महिला को, जिसकी उम्र उस समय 16 की थी, शायद बाद में 18 हुई, को उसके बाद अपने जीवन साथी को चुनने का पूरा अधिकार संविधान में दिया गया। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस हुई, इसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। और सिर्फ संविधान के अंदर ही नहीं, संविधान सभा के अंदर ही नहीं, सड़कों पर भी विरोध हुआ। बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, बड़े बड़े सम्मेलन किए गए, और आखिर में ये जो सुधार महिलाओं के अधिकारों को लेकर के हो रहे थे, इनको रोकना पड़ा। और इनको रोकने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को सन 52 के इलेक्शन में इन बातों को इलेक्शन का मुद्दा बना करके लड़ना पड़ा। और उसके बाद जीतने के बाद भी किस्तों में उन अधिकारों का
कानून में दर्ज करना संभव हुआ और हमको 1996 ही में जाकर के करीब करीब समान अधिकार विरासत के मिले हैं। लेकिन संविधान के बनते ही ये जो शादी करने का अधिकार था, शादी में चुनाव करने का अधिकार था, ये उस समय ही मिल गया। और ये आप समझ लीजिए भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, उनके संघर्षों का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसलिए नहीं कि सबको अंतर जाति विवाह करनी है या सबको अंतर धार्मिक विवाह करना है, बल्कि इसलिए कि उनको ये अधिकार मिला, ये अधिकार दर्ज किया गया, उनको बराबर का नागरिक समझा गया। और किस बात को चुनौती दी गई? उसी मनुस्मृति को चुनौती दी गई जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि महिला को अपने किसी भी फैसले पर कोई अधिकार नहीं है। जब वो पैदा होती है तो उसको बाप का मानना है, बाप अगर मर जाए तो भाई का मानना है, शादी हो जाए तो पति का मानना है, विधवा हो जाए तो बेटे का मानना है। वो कभी भी फैसला करने के लायक ही नहीं समझी गई है। मतलब महिला के बारे में वही सोच है जो आज इन लोगों की सोच है, जो इस तरह की बातें करते हैं कि लड़कियों को वर्गलाया जा रहा है, लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको आकर्षित किया जा रहा है। उसी तरह की सोच जो मनुस्मृति के हर पन्ने में आपको देखने को मिलेगी, उसको चुनौती हमारे संविधान ने दी। और उसके बाद से लगातार हमारे देश के अंदर जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने तरह तरह से तमाम प्रचार का हथकंडा अपना करके, मीडिया का हथकंडा अपना करके, हिंसा का हथकंडा अपना करके हमारे इस अधिकार को सीमित करने की कोशिश की है और एक तरह से हमको इस अधिकार से वंचित ही कर देने की कोशिश की है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो अंतर जाति विवाह करने पर ऑनर किलिंग होती है, हम लोग पिछले 15 साल से मांग कर रहे हैं कि ऑनर किलिंग को लेकर के एक पूरा कानून बनना चाहिए जो इसके लिए तमाम दोषी लोगों को सज़ा दे। लेकिन इसके पहली वाली सरकार और आज की भाजपा की सरकार दोनों ही उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। और इस काम को जो करते हैं, जो लड़कियों की हत्या करते हैं, लड़के के परिवार वालों की हत्या करते हैं, उनके ऊपर बहुत मुश्किल से सज़ा हो पाती है, उनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से केस चल पाता है। अक्सर हमने देखा है कि खाप की तरफ से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो ये दिखाता है कि कितना गहरा ये सोच है हमारे समाज में, हमारी लड़ाई कितनी कठिन है। अब जब हम मांग कर रहे हैं कि ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बड़ा कानून बनना चाहिए, तो अब अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर के अलग अलग तरह के कानून बन रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ कानून बन रहे हैं, इनके दो पहलू हैं। एक है धर्मांतरण से संबंधित और एक है अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित। अब ये जो धर्म परिवर्तन का सवाल है, ये हमेशा ही संघ परिवार के लिए बहुत ही संवेदनशील सवाल रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि बहुत सारे लोगों ने या हमारी जनसंख्या का बहुत बड़े हिस्से ने धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं। इतने सालों के बाद आज भी हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं और बाकी 20% लोग ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध हैं। मतलब कोई खतरा नहीं है और वो अनुपात बदला भी नहीं है। तो आखिर धर्म परिवर्तन से संघ परिवार इतना क्यों चिढ़ता है? जब भी उनकी सरकार आती है किसी भी राज्य में या जब भी उनको केंद्र में मौका मिलता है, वो सबसे पहला काम करते हैं कि धर्म परिवर्तन के अधिकार को सीमित करने के लिए कोई ना कोई कानून ज़रूर लाते हैं। और उत्तराखंड में और हिमाचल में, उत्तर प्रदेश से पहले ही उन्होंने धर्म परिवर्तन के कानून के साथ साथ अंतर धार्मिक विवाह को भी बहुत ही कठिन और एक तरह से दंडनीय बनाने का कानून बनाया था। हाई कोर्ट ने उसको रद्द भी किया।
उसके बाद उनकी सरकारें आईं और हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल किनारे करते हुए उन्होंने उन कानूनों को फिर से बनाया। तो अब उनको क्या समस्या है, वो इतना क्यों डरते हैं धर्म परिवर्तन से? इसलिए नहीं कि लाखों लाख लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जो धर्म परिवर्तन कई शताब्दियों पहले हो चुका है हमारे देश में, वो हमारे समाज के एक बहुत बड़े काले धब्बे को जग जाहिर करता है। और वो काला धब्बा है छुआछूत, वो काला धब्बा है अस्पृश्यता। आप विवेकानंद को उठा करके देख लीजिए, विवेकानंद भी कहते हैं आखिर हमारे यहाँ कामकाजी वर्ग के लोग मुसलमान क्यों बने, आखिर हमारे यहाँ दलित और आदिवासी ईसाई क्यों बने? क्योंकि उनको वर्ण आश्रम धर्म की हिंसा और अत्याचार से छुटकारा पाना था। जहाँ वो गए वहाँ उनको थोड़ा बहुत सामाजिक सम्मान मिला, वहाँ उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, वहाँ उनको स्कूल जाने का मौका मिला। तो इसीलिए इस काले धब्बे को छिपाने के लिए, क्योंकि संघ परिवार क्या कहता है, वो तो कहता है अरे हमारे यहाँ अस्पृश्यता तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कर्म के आधार पर हम जात को मानते हैं, हम जन्म के आधार पे तो मानते ही नहीं हैं। अरे ये सब तो मुगलों ने किया था, अरे ये सब तो अंग्रेजों ने किया था, हमारे यहाँ तो ये केवल एक श्रम का विभाजन है और हम तो समरसता मानते हैं, हम तो सबको बराबर मानते हैं, सबको बराबर मानते हैं। लेकिन अंतर जाति विवाह में जब लोग मारे जाते हैं तो ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है, इतनी समरसता मानते हैं। और धर्म परिवर्तन से इतना घबराते हैं क्योंकि धर्म परिवर्तन का जो इतिहास रहा है हमारे देश में, वो हमारे यहाँ वर्ण आश्रम धर्म के कड़वाहट को, उसके मतलब उसकी हिंसा को, उसकी बर्बरता को उजागर करता है कि उससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। इसलिए वो जब भी आते हैं शासन में तो धर्म परिवर्तन को और भी ज़्यादा सीमित करने का कानून बनाते हैं, ऑर्डिनेंस बनाते हैं। और अब तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके योगी जी भारत को दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़े हिंदुत्व के योद्धा वही हैं, उन्होंने तो ये अध्यादेश इस तरह का ला करके सामने पेश किया है जो मतलब तमाम सीमाओं को पार करता है, जो अत्याचार और गैर संवैधानिक सोच की पराकाष्ठा है। और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अभी तक तो ये आया सामने कि जो मर्जी से शादी कर रहे थे उनको पीड़ित किया गया, फिर एक शादी जो माँ बाप की मर्जी से हो रही थी उसको भी रोक दिया। और अब तो कमाल हो गया कि कुशीनगर में एक मुस्लिम दंपति, दोनों ही मुस्लिम हैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि महिला हिंदू है। वो कौन है? वो हिंदुत्ववादी कोई संगठन है। उनके कहने पर उनकी शादी को भी रोक दिया और बेचारे उस आदमी को थाने में ले जाकर के बुरी तरह से पीटा। तो ये अत्याचार, इस जो ये ऑर्डिनेंस है, उसके वजह से हम लोग आज देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस पूरे सवाल को अपने बुनियादी अधिकारों से जोड़ करके देखिए, सांप्रदायिक सोच से और जातिवादी सोच से अलग होकर के देखिए। दूसरा, ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं हर लड़की भाग रही है शादी करने के लिए किसी दूसरे धर्म वाले के साथ या किसी दूसरी जात वाले के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक अंतर जाति विवाह का सवाल है तो हमारे देश में केवल 11% लोगों ने इस तरह का विवाह किया है। और इस 11% लोग में मतलब जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, जिनके घरों में इसको बुरा नहीं माना जाता, ये भी तमाम लोग शामिल हैं। तो बहुत कम लोग हैं। इसमें आधे ऐसे हैं जिसमें लड़की ऊंची जात की है और उसने अपने से नीची जात के पुरुष के साथ शादी की है, और आधी हैं वैसी जो थोड़ी सी नीची जात की महिला ने अपने से ऊंची जात के पुरुष के साथ शादी की है। कुल 11% पूरे देश के अंदर आज तक इस संविधान के इस अधिकार को मिलने के 70 साल के बाद कुल 11% लोगों ने ऐसी शादियां की हैं। और अंतर धार्मिक विवाह तो केवल 2% ही हुए हैं हमारे देश में, केवल 2%।
लेकिन हल्ला देखिए कितना हो रहा है, हल्ला देखिए कितना मच रहा है। इसके पीछे दो बातें हैं, एक तो जातियों के बीच में नफरत और बढ़ाओ, और धार्मिक समुदायों के बीच में नफरत हिंसा करने के हद तक बढ़ाओ, और इस तरह के कानून बना करके बहुत बड़ी खाई पैदा करो अलग अलग समुदायों के बीच में, और इसके साथ साथ महिलाओं के अधिकारों का हनन करो, महिलाओं को सुरक्षित न रखो, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दो, लेकिन उनके अधिकारों का हनन करो, उनके अधिकारों का कुठाराघात करो। जो आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो एक सवाल उठता है कि जब हमारे देश में स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, यानी अलग अलग समुदाय और धर्मों के लोग कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं बिना धर्म को बदले, तो आखिर वहाँ क्यों नहीं शादी लोग करते हैं? ये धर्म को बदलने वाली बात आती क्यों है? तो इसके पीछे कारण ये है कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट में पंजीकृत शादी करने के लिए कम से कम 1 महीने का नोटिस उसी कोर्ट में देना पड़ता है जो आपके मतलब जहाँ आप रहते हैं उस ज़िले में है। और वहाँ पर ये जो बजरंग दल हैं और इनके जैसे लोग तो घूमते रहते हैं, इन्होंने कहा है कि हम लोग तो रोज़ कोर्ट जाते हैं और देखते हैं कि किसने नोटिस दिया है, और वहाँ फिर हम पता लगाते हैं, हम जाकर के माँ बाप से मिलते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी लड़की मतलब दूसरे धर्म वाले के साथ शादी करने की तैयारी कर रही है। हम उन लोगों को भी पकड़ते हैं, हम उस लड़के के घर जाते हैं, उनके घर वालों को डांटते डपटते हैं, डराते हैं। तो जब ऐसी हालत है, यहाँ तक हालत है कि जब नोटिस देने के बाद एक दंपति वहाँ पहुँचा तो उनके ऊपर कोर्ट के अंदर ही हमला कर दिया गया, और कोर्ट के अंदर गाजियाबाद के अंदर उनको पीट करके बराबर कर दिया गया। तो फिर स्पेशल मैरिजेस एक्ट का फ़ायदा कैसे लोग उठा सकते हैं? वो मजबूर हैं, उनको कहीं ना कहीं शादी करनी है, तो उनको लगता है कि सबसे आसान तरीका है कि हम अपना धर्म बदल दें, या तो आर्य समाज में जाके शादी कर लें या निकाह करवा लें, और फिर अब उसके लिए उनको और भी ज़्यादा दंडित किया जा रहा है। तो आखिर जो आपस में शादी करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको अपनी जान कैसे बचानी चाहिए? उनको अपने परिवारों की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके कह रही हूँ कि आप इन सवालों के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचिए। हम बर्बरता की तरफ जा रहे हैं, हम एक सभ्य समाज कुछ दिनों में बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, एक असभ्य समाज कहलाएंगे, क्योंकि सबने कहा है एक सभ्य समाज की पहचान है कि उसमें जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों का स्तर क्या है, उनका सामाजिक स्तर क्या है। और आज जब हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, सोचने का अधिकार, धर्म बदलने या पालने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, जीवन साथी ढूंढने का अधिकार, ये हमसे छीना जा रहा है, तो फिर हम निश्चित रूप से एक असभ्य समाज बनते जा रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हादिया केस में अपने धर्म के बारे में और अपने जीवन साथी के बारे में चुनाव करने का पूरा अधिकार किसी महिला को है। हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जो चाहो तुम धर्म स्वीकार करो, जो चाहो तुम अपना जीवन साथी तय करो, हमको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, जाओ एक साथ रहो। यहाँ तक कि समलैंगिक दो लड़कियां गई, उन्होंने कहा हमारा समलैंगिक रिश्ता है, हम एक साथ रहना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज ने कहा कि ठीक है, कानून बदल गया है, तुमको पूरा अधिकार है, तुम समलैंगिक हो, तुम साथ में रह सकते हो, और हर थाने को देश भर में तुम्हारी सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो हमारे न्यायपालिका में इस तरह से हमारे अधिकारों का विस्तार हो रहा है, और दूसरी तरफ जो सरकार चुन करके आ रही है वो हमारे अधिकारों को सीमित कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, उनसे हमको वो अधिकार हमसे छीन रहे हैं। तो अधिकारों की लड़ाई है, अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। और इस देश के अंदर जो मनुवाद व्याप्त है, जिस मनुवाद के चलते वर्ण आश्रम धर्म को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और वर्ण आश्रम धर्म को बचाने के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। क्योंकि अगर महिलाएं अपने मन से शादियां करेंगी, अपनी पसंद की शादियां करेंगी, तो अंतरजातीय विवाह भी होंगे,
अंतर धार्मिक विवाह भी होंगे, और ये जो जाति की पवित्रता है ये समाप्त हो जाएगी, और वर्ण आश्रम धर्म की ये जो खंबे हैं ये चरमरा जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो ये खंबे हमारी पीठ पर रख करके इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अधिकारों को छीन करके इस वर्ण आश्रम धर्म जैसे बर्बर पद्धति को बचाने का काम किया जा रहा है। एक ऐसी पद्धति जिसका सबसे बड़ा शिकार महिला ही है, जिसका तमाम अधिकारों का हनन ये पद्धति करती है, इसको बचाने का काम भी हमारे ऊपर डाला गया है। ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी योजना है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपने बातों को सिर्फ सुना ही नहीं है, समझा भी है, और आप इन पर मनन करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी लड़की से कहूँगी कि भाग जाओ किसी से शादी कर लो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सारी लड़कियों को ऐसी शादियाँ करनी चाहिए, लेकिन ऐसी शादी करना और ऐसी शादी को स्वीकार करना ये एक सभ्य समाज का चिन्ह है। आप अगर अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं तो उनकी राय से शादी उनकी तय कीजिए, या अगर उनकी शादी करने का मन है तो उसके बारे में बातचीत करिए, उसको संजीदे तरीके से समझिए, अपने बच्चों को खुशियों को आगे रखिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो शादी कुंडली देख करके तय होती है वो बहुत अच्छी और खुशियों से भरी होती है। जा कर के हमारी महिला समिति के दफ्तरों में देखिए कितनी औरतें आती हैं जो कुंडली के आधार पर जिनका विवाह हुआ है, जो परेशान हैं। तो शादी तो एक ऐसी चीज़ है कि वो खुशियों से भरी होगी या दुख भरी होगी, इसका जात और धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये बात हमको समझना होगा। और जो बुनियादी बात है कि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें, हमें जो संविधान ने दिया है उसको सुरक्षित रखें। हमको जो हमारी न्यायपालिका रोज़ कह कह करके बता रही है कि ये हमारा अधिकार है, इसको हम सुरक्षित रखें, और इस पूरे मामले को हम वर्ण आश्रम धर्म को टिकाऊ बनाने और अपने अधिकारों के हनन होने के साथ जोड़ करके देखें। ये आप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके सवाल हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पर अपने सवाल भेजिए, और वो सवाल हमें भेजे जाएंगे और निश्चित रूप से उनका जवाब दिया जाएगा और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।